बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ये ऑनलाइन आप इसको कह लें या डिजिटल कह लें या डिस्टेंस लर्निंग का कह लें, पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने क्लासेस सस्पेंड होने से पहले सेक्शन 132 तक पढ़ा था। आज हम शुरू करेंगे सेक्शन 133 से। अभी जो सेक्शन हम आज पढ़ने जा रहे हैं ये सेक्शन बेसिकली डील करते हैं क्रेडिटर के एक्ट्स के साथ कि क्रेडिटर कोई ऐसा एक्ट करे जिसकी वजह से श्योरिटी जो है उसकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाए। द श्योरिटी जो है द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज़ डिस्चार्ज बाय सम एक्ट ऑफ द क्रेडिटर। सेक्शन 133 डील करता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट था, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें श्योरिटी ने ज़मानत दी हुई थी, उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई टर्म्स एंड कंडीशंस में अगर वो चेंज कर लेते हैं श्योरिटी की इजाज़त के बगैर, तो श्योरिटी की लायबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसकी मिसाल आपको मैं ऐसे देता हूँ कि ए जो है वो एक बैंक में जॉब हासिल करता है, बी जो है वो उसका श्योरिटी बनता है, सी जो बैंकर है। अब ए की जो लायबिलिटी ये थी कि उसने बैंक में जॉब करनी थी और बैंक ने उसको पे करनी थी। तो अगर ए बैंक में कोई गलत काम करता तो इन दैट केस जो है वो जो श्योरिटी है उसने उसकी उस गलती को पे करना था बैंक की तरफ। लेकिन बाद में बैंकर जो है वो ए के साथ ये एग्रीमेंट कर लेता है कि ए जो है वो बैंक के जो प्रॉफिट या लॉस में भी हिस्सादार बन जाएगा। अब ये जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट था जिसके लिए श्योरिटी ने ज़मानत दी थी, उन्होंने उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर दिया। तो अब इसके बाद अगर ए की तरफ से कोई गलती होती है, कोई बैंक को कोई लॉस होता है, तो श्योरिटी उसके लिए लायबल नहीं होगा। इसके बाद सेक्शन 134 है, अगर क्रेडिटर जो है वो प्रिंसिपल डेटर को रिलीज़ कर देता है, उसको माफ़ कर देता है, डेट उसकी ज़िम्मेदारी से उसको रिलीज़ कर देता है, तो श्योरिटी भी ऑटोमेटिकली अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो प्रिंसिपल डेटर को माफ़ करने के बाद फिर क्रेडिटर श्योरिटी से क्लेम नहीं कर सकता। या अगर क्रेडिटर के ज़ुम्मे कोई ऐसा काम था जो उसको करना ज़रूरी था उस डेट को इंश्योर करने के लिए और उसने वो नहीं किया, तो उसकी सूरत में भी श्योरिटी की लायबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सेक्शन 135 है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड विद गिव्स टाइम टू और एग्रीज नॉट टू सू प्रिंसिपल डेटर। इसी तरह अगर क्रेडिटर जो है वो श्योरिटी की इजाज़त के बगैर क्रेडिटर के अपने प्रिंसिपल डेटर के साथ वो एग्रीमेंट कर लेता है, उसको मज़ीद मोहलत दे देता है कर्ज़ की अदायगी में, या उसके साथ वादा कर लेता है कि ठीक है अगर आपने रकम ना भी पे की तो मैं आपके ख़िलाफ़ दावा नहीं करूँगा, तो उस सूरत में भी श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। शर्त यह है कि श्योरिटी की इसमें इजाज़त ना हो। अगर ये एग्रीमेंट या कोई तब्दीली जो है वो श्योरिटी की इजाज़त से होती है तो फिर श्योरिटी उसमें लायबल रहेगा। अगर वो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर श्योरिटी की इजाज़त के बगैर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करते हैं, क्रेडिटर जो है उसको वो टाइम देता है या उससे सू ना करने का वादा करता है, तो उस सूरत में फिर श्योरिटी की लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। सेक्शन 136 है, अगर अगर क्रेडिटर जो है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट करता है कि वो प्रिंसिपल डेटर को कुछ मज़ीद जो है वो मोहलत देगा, उसके ख़िलाफ़ सूट फाइल नहीं करेगा। अब इसमें ये चीज़ ज़हन में रखें कि पिछली सिचुएशन में और इसमें ये फ़र्क है कि यहाँ पे वो किसी थर्ड पर्सन के साथ एक इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट कर रहा है। उस एग्रीमेंट में ना तो प्रिंसिपल डेटर पार्टी है ना श्योरिटी पार्टी है, और वो थर्ड पार्टी का जो एग्रीमेंट है उसके हवाले से थर्ड पार्टी तो क्रेडिटर को क्लेम कर सकती है कि आपने एग्रीमेंट के अमल करो। प्रिंसिपल डेटर या श्योरिटी का कोई राइट नहीं है उस एग्रीमेंट के तहत कोई चीज़ क्लेम करने का। तो इसलिए उस थर्ड पार्टी के साथ जो क्रेडिटर ने एग्रीमेंट किया उसका प्रिंसिपल डेटर या श्योरिटी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा और उस एग्रीमेंट की वजह से श्योरिटी की लायबिलिटी जो है वो ख़त्म
नहीं होगी, क्योंकि क्रेडिटर जो है, जो असल एग्रीमेंट है प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी और क्रेडिटर के दरमियान, उस एग्रीमेंट के मुताबिक अभी भी उनसे एज इट इज़ जो एग्रीमेंट है वो क्लेम, अपना डेट क्लेम कर सकता है उसी टाइम पे। और अगर वो ऐसा कर लेता है, वो क्लेम कर लेता है, तो प्रिंसिपल डेटर या श्योरिटी उस पर एतराज़ नहीं कर सकते। वो थर्ड पार्टी का मामला है, वो उसके साथ, क्रेडिटर के साथ क्या सलूक करता है, वो उससे कंपनसेशन मांगता है या क्लेम करता है, व्हाट्सएवर, इन दोनों का उससे कोई लिंक नहीं है। तो लिहाजा इस थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर अगर क्रेडिटर कर भी लेता है तो उससे श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होगी। सेक्शन 137 क्रेडिटर्स फॉरबेरेंस टू सूट डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। एक चीज़ आप ये ज़हन में रखें कि जब एक कोई लोन ड्यू हो जाता है तो कॉज ऑफ एक्शन क्रेडिटर के लिए कब एक्रू होगी, जब एक फिक्स डे थी जो लोन की वापसी की या प्रॉमिस परफॉर्म करने की, जिसके लिए श्योरिटी ने ज़मानत दी थी, जब उसकी डेट पूरी हो जाएगी, वो स्टिपुलेटेड डेट आ जाएगी, और उसके बाद अगर प्रिंसिपल डेटर डेट पे नहीं करता या अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करता, तो यहाँ पे फिर कॉज ऑफ एक्शन एक्रू हो गई क्रेडिटर के लिए, वो उसके खिलाफ कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है। अब उसके पास 3 साल का टाइम है, वो 3 साल के टाइम में किसी वक्त भी जो है वो लिमिटेशन 3 साल की है, वो सूट फाइल कर सकता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो 1 साल सूट फाइल नहीं करता, इंतज़ार करता है, तो इसके ये डिले करने से एक वैलिड टाइम के अंदर, टाइम लिमिटेशन के अंदर, जो उसने खुद को होल्ड किया, सूट फाइल नहीं किया, तो इससे सिर्फ इस वजह से श्योरिटी की लायबिलिटी ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद है सेक्शन 138। अगर किसी एग्रीमेंट में एक से ज़्यादा श्योरिटीज़ हैं और क्रेडिटर उनमें से किसी एक श्योरिटी को रिलीज़ कर देता है उसकी लायबिलिटी से, तो उसकी वजह से दूसरा श्योरिटी ऑटोमेटिकली रिलीज़ नहीं होगा, वो लायबल रहेगा उस डेट को, उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए। हाँ, लेकिन जिस श्योरिटी को रिलीज़ किया है क्रेडिटर ने, वो क्रेडिटर की हद तक तो उसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई, लेकिन आपस में दूसरे श्योरिटी के साथ उसकी ज़िम्मेदारी वो एग्जिस्ट करेगी। जैसे हम इस चीज़ को पहले पढ़ चुके हैं कि अगर एक से ज़्यादा श्योरिटीज़ हैं और उनमें से एक श्योरिटी अगर वो डेट उसको पे करना पड़ता है, तो प्रिंसिपल डेटर्स के हवाले से हम पढ़ चुके हैं कि अगर 3 आदमी मिलकर कर्ज लेते हैं तो वो तीनों इक्वली लायबल हैं उसको पे करने के लिए। लेकिन अगर उनमें से एक आदमी को सारा पे करना पड़ता है, क्रेडिटर किसी से भी मांग सकता है, तो वो पे करने के बाद बाकी लोगों से वो अपना हिस्सा क्लेम करेगा। तो इसी तरह अगर एक श्योरिटी को क्रेडिटर ने रिलीज़ कर दिया और सारा डेट दूसरे श्योरिटी को पे करना पड़ा, तो जिस श्योरिटी को क्रेडिटर ने रिलीज़ किया था वो उससे उसका हिस्सा क्लेम कर सकता है। तो प्रिंसिपल डेटर की हद तक रिलीज़ करने से श्योरिटी की लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके को श्योरिटी की हद तक उसकी लायबिलिटी जो है वो मौजूद रहेगी। इसी तरह सेक्शन 139 है, अगर क्रेडिटर कोई ऐसा एक्ट करता है, कोई ऐसी नेग्लिजेंस करता है जिसकी वजह से श्योरिटी की रेमेडी प्रिंसिपल डेटर के ख़िलाफ़ इम्पेयर होती है, तो उसकी वजह से श्योरिटी की लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। उसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि आप एक बैंक से लोन लेने जाते हैं, बैंक उसके बदले आपकी प्रॉपर्टी जो है वो प्लेज करवाता है, मॉर्टगेज करवाता है आपकी प्रॉपर्टी, या इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करवाता है या मूवेबल प्रॉपर्टी प्लेज करवाता है। अब फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड बैंक में रखवा के लोन लिया है, तो ये प्लेज करवाया आपने गोल्ड बैंक के पास। उसके साथ जो है आपका दोस्त आपका श्योरिटी भी बनता है बैंक के पास कि अगर आप वो डेट बैंक को पे नहीं करेंगे तो आपका श्योरिटी पे करेगा। अब अगर आपका दोस्त डिफ़ॉल्ट कर जाता है, बैंक आपसे क्लेम करता है, आप बैंक को वो रकम पे कर देते हैं, वो डेट, आपका क्या राइट है? अब आप उस दोस्त से, आपका दोस्त आपके लिए वो क्लेम करेगा आपसे कि मैंने आपके बिहाफ पे बैंक को ये डेट पे किया, अब आप मुझे पे करें। तो अगर आप पे नहीं करते तो आपके श्योरिटी के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है? उसके पास रेमेडी वो गोल्ड है, वो उस गोल्ड के ज़रिए अपना डेट आप जो उसने आपके बिहाफ पे किया क्लेम कर सकता है। अब अगर यहाँ पे बैंक ये करे कि आप श्योरिटी की इजाज़त के बगैर वो गोल्ड आपको वापस कर दे, और
बाद में बैंक अगर आपसे क्लेम करे, डेट पे करें, आप जो है वो डेट पे करते हैं एज ए श्योरिटी जब वो डेट पे करेगा तो वो प्रिंसिपल डेटर से कैसे क्लेम करेगा? वो जो एक सिक्योरिटी पड़ी थी जो गोल्ड, वो तो बैंक ने वापस कर दिया श्योरिटी की इजाज़त के बगैर। तो जब क्रेडिटर कोई ऐसा काम करेगा जिससे श्योरिटी की इवेंचुअल रेमेडी इम्पेयर होती है तो उससे श्योरिटी की लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद सेक्शन 140 है राइट्स ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट और परफॉर्मेंस। तो ये चीज़ हम पहले भी आपको मैं वैसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे उसका जो डेट है वो पे कर देगा या जो प्रॉमिस है वो परफॉर्म कर देगा, तो अब उसका स्टेटस हो जाएगा क्रेडिटर वाला। तो प्रिंसिपल डेटर से वो ऐसे ही वो क्लेम कर सकता है वो पेमेंट जो उसने उसके बिहाफ पे की है जैसे क्रेडिटर को राइट हासिल था। जो राइट्स क्रेडिटर को हासिल थे वो राइट्स सारे ट्रांसफ़र हो जाएंगे श्योरिटी के पास, तो वो उसकी क्रेडिटर की कैपेसिटी में आ जाएगा। अब वो उसके प्रिंसिपल डेटर से अपना जो उसने पेमेंट की उसके बिहाफ पे या जो प्रॉमिस परफॉर्म किया वो क्लेम कर सकता है। बहुत शुक्रिया। इसको आप मेरे लेक्चर को सुने और इसको सेक्शंस को पढ़ें, इस लेक्चर को सुने। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो इसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज करें तो मैं उसका आपको वो पॉइंट वो चीज़ जो है दोबारा ऑडियो मैसेज की शक्ल में एक्सप्लेन करके शेयर कर दूंगा। बहुत शुक्रिया।